एक गांव में चमन सिंह नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी फुलिया और 2 बच्चे यश और दीक्षा के साथ रहता था। गांव और उसके आसपास मजदूरी करके वो अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। वो बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसकी 10,000 की लॉटरी लग गई। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसके गांव का ही एक मजदूर रंगा उसके पास आ गया। अरे चमन, तेरी तो निकल पड़ी है, इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, पार्टी तो बनती है। ठीक है भाई, बोल क्या खाना है। अरे पार्टी ही दे रहे हो तो खिलाओ भी और पिलाओ भी, तब असली मजा आएगा। चमन ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज रंगा के कसम देने पर उसने न चाहते हुए भी उसका स्वाद चख ही लिया। जब वो नशे की हालत में घर पहुंचा तो उसकी पत्नी फुलिया को बड़ा दुख हुआ। ये आपने क्या किया? शराब बहुत गंदी चीज है, इसने कई घर बर्बाद किए हैं। अरे चुप कर, खुशी का इतना बड़ा मौका था, पार्टी में ये सब हो ही जाता है। तू पक्की गवार है, कुछ नहीं समझेगी। अब तो बड़े रुपए आ गए हैं, जिंदगी मजे से कटेगी। तुझे जो खरीदना है खरीद ले, लक्ष्मी माँ की कृपा हो गई है। मेरे बीच में कभी भी दखलंदाजी मत करना। चमन के पास दौलत आ गई थी, शराबी साथी मिल गए। वो प्रतिदिन शराब पीने लगा। उसे बुरी संगत में आकर कमाई धमाई छोड़ दी। वो अपनी पत्नी फुलिया का भी अपमान करने लगा। कमाई बंद होने के कारण उसके घर की माली हालत बिगड़ने लगी। शराब ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी की खुशियों में आग लगा दी। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, लेकिन कोई असर नहीं होता था। देखिए जी, शराब ने आपकी क्या हालत बना दी है। आपने कमाना धमाना भी छोड़ दिया है। घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि पीना छोड़ दीजिए। शराब ने कई घर बर्बाद किए हैं। आप मेरी बात मानिए, बच्चों की खुशी के लिए शराब छोड़ दीजिए। चल हट जा, मुझे ज्ञान मत दे। ये अंगूर की बेटी है, मेरे सारे गम दूर कर देती है। हमारे पास बहुत पैसे हैं। बहुत पैसे हैं नहीं थे, अब नहीं रहे। मैंने भी दूसरों के घर में काम करना शुरू कर दिया है। मेरी कमाई के पैसों से भी आप शराब पी रहे हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे। फुलिया की बातों से कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो दूसरों के घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने का काम करती थी। पति के शराबी और नकारा होने के कारण गरीबी ने उसके परिवार को पूरी तरह से घेर रखा था। एक दिन फुलिया काम करके घर लौट रही थी। उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक हिरनी जमीन पर गिरी हुई छटपटा रही थी। शायद हिरनी बहुत प्यासी थी। फुलिया को दया आ गई। उसने अपने पास का कुछ खाना हिरनी को खिलाकर पानी पिला दिया। हिरनी प्रसन्न होकर बैठ गई। फुलिया समझ गई कि अब हिरनी को कोई कष्ट नहीं होगा। फुलिया जैसे ही आगे बढ़ी, वो हिरनी एक सुंदर परी के रूप में बदल गई। उसे फुलिया द्वारा दिखाई गई दया बहुत अच्छी लगी। परी जान गई कि फुलिया गरीबी की मार झेल रही है। फुलिया के पीछे पीछे परी उसके घर तक पहुंच गई। घर पर शराबी पति चमन गुस्से में बैठा था। मुझे रुपए चाहिए। मेरे पास रुपए नहीं है, आप खाना खाकर सो जाइए। रुपए नहीं है? ठीक है, मैं घर के बर्तन बेच दूंगा। आप ऐसा मत कीजिए। इतना सुनकर चमन ने फुलिया को पीटना शुरू कर दिया। उसने डंडा उठा लिया। परी खिड़की से सब कुछ देख रही थी। चमन ने डंडा चलाया, लेकिन डंडा बीच में ही रुक गया। चमन और फुलिया दोनों आश्चर्य से देखते रहे। वो डंडा आकर चमन को ही लग गया। वो नीचे गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए फुलिया ने डंडे को पकड़ लिया। परी सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्चा चला रही है। तुम उसके कमाए हुए रुपयों से शराब पीकर उस पर ही जुल्म ढा रहे हो। शराब के कारण 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तुमने क्या तुम्हारे दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में भी क्या सोचा है? शराब ने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। इसे छोड़ दो। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिंदगी बन चुकी है। मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तुम भी इस नशे को सदा के लिए छोड़ने की बात ठान लो। चमन ने कोई उत्तर नहीं दिया और घर के बर्तन लेकर बाहर निकल गया। उसने बर्तन बेचकर कुछ रुपए लिए और एक शराब की दुकान पर बोतल खरीद ली।
वो बोतल लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, उसे तेज ठोकर लगी और गिर पड़ा। वो जख्मी हो चुका था। उसने बोतल को उठाकर बड़े ही ध्यान से देखा तो शराब का रंग बदल गया। बोतल में खून दिखाई पड़ रहा था। दूसरे ही क्षण बोतल में उसके बेटे और बेटी की छाया उभर आई। बाबूजी, क्या आप हमारा खून पीना चाहते हैं? यदि आप हमारी जिंदगी संवारना चाहते हैं तो शराब पीना छोड़ दें। क्या आप चाहते हैं कि लोग हमें शराबी पिता की संतान कहें? आप अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। शराब छोड़ दीजिए। परी ने जादू की छड़ी उठाकर चमन के ऊपर अपना जादुई प्रभाव दिखाया। चमन के अंदर विशेष परिवर्तन आने लगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो। फूलवा भी वहाँ पहुँच गई थी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। दोनों बच्चे चमन के सामने आकर खड़े हो गए। चमन ने उन्हें गले लगा लिया। फूलवा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चमन अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की नैया को आगे बढ़ाएंगे। फूलवा ने परी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। चंदनपुर नामक गांव के लोग अंधविश्वास को बहुत ज्यादा ही माना करते थे। ऐसे तो कई अंधविश्वास को उन सभी ने तवज्जो दे रखी थी, मगर एक अंधविश्वास ऐसी थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा माना जाता था कि ज्यादा गोरी या ज्यादा काला लड़की जन्म लेगी तो वो चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? पवन के घर बहुत ज्यादा ही गोरी लड़की ने जन्म लिया है। चल भाई, सरपंच जी के साथ उसके घर चलते हैं और उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। सभी गांव वाले सरपंच के साथ पवन के घर आते हैं और उसकी बेटी को मार डालते हैं। हमने चुड़ैल तैयार होने से बचा लिया। चलो भाइयों, हमारा काम हो गया। इसी तरह किसी के घर बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली लड़की जन्म लेती थी तो सभी मिलकर उसे मार दिया करते थे। गांव में एक अमरजीत नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी, मगर अमरजीत ये सोचकर परेशान था कि कहीं ये गांव वाले उसके बच्चे को भी न मारते। माला, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोचो, अगर हमें भी बेटी हुई और वो बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली हुई तो गांव वाले उसे मार ही डालेंगे। जी, यही सोचकर तो मैं भी डर जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। कितने सालों तक पूजा अर्चना के बाद तो भगवान ने मुझे माँ बनने का मौका दिया। अब मैं इसे नहीं खो सकती। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। अमरजीत की पत्नी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक बेटी दिखने में बहुत ज्यादा गोरी थी और एक दिखने में बहुत ज्यादा काली थी। ये देख अमरजीत बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो गांव वाले मेरी दोनों बच्चियों को मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अमरजीत सोचता है कि वो अपनी बच्चियों को छिपाकर रखेगा और गांव वालों को ये नहीं पता चलने देगा कि उनके घर में किस रंग के बच्चे हुए हैं। यही बात अमरजीत अपनी पत्नी को बताता है। जी, ये कैसा मुमकिन है? अभी तो घर के बाहर कई लोग आ चुके हैं। हम उनसे ये कैसे छिपा पाएंगे? तुम एक काम करो, जोर जोर से रोना शुरू करो, तब तक मैं बच्चियों को छुपा कर आता हूँ। अमरजीत की पत्नी रोना शुरू कर देती है। तब तक अमरजीत अपने बच्चियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपाकर वापस घर आ जाता है और वो भी रोता हुआ घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ अमरजीत? लड़का हुआ या लड़की? अगर लड़की हुई तो किस रंग की लड़की हुई है? अमरजीत रोते हुए कहता है, क्या बताऊं आप लोगों को, हमारा बच्चा नहीं रहा। हाँ, मगर माला की तबीयत अभी सही है। ये सुन गांव वाले दुखी होकर अमरजीत को सांत्वना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अमरजीत घर के अंदर आता है और माला को सारी बातें बता देता है और सच्चाई किसी को ना बताने को कहता है। अमरजीत घर के पीछे जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक बहुत ही गहरा गड्ढा बनाकर वो वही अपनी बच्चियों को रखने का इंतजाम करता है। मैं इस जमीन के अंदर ही अपनी बच्चियों के लिए घर बनाता हूँ, यही सही रहेगा।
अमरजीत जमीन के अंदर गहराई तक खुदाई करके एक घर बनाने में लग जाता है। जब अमरजीत मिट्टी की खुदाई कर रहा था तभी उसे लाल मिट्टी दिखती है और जैसे जैसे अमरजीत खुदाई कर रहा था लाल मिट्टी गिरी जा रही थी। अरे ये लाल मिट्टी कहाँ से आ रही है? अमरजीत आगे बढ़ने लगता है तभी वो लाल मिट्टी वाले रास्ते से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सभी चीजें लाल और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने सभी चीजों को अपने हाथों से सजाया हो। ये मैं कहाँ आ गया? अब वापस कैसे जाऊंगा? अमरजीत उदास होकर एक और बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लाल परी आती है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आप कौन है? मैं लाल परी हूँ और यही रहती हूँ। तुम बताओ, तुम उदास क्यों हो? मुझे पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे वापस अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार देंगे। क्यों? कोई तुम्हारी बच्चियों को क्यों मारेगा? इस पर अमरजीत लाल परी को अपने गांव के अंधविश्वास के बारे में बताता है। अमरजीत अपनी बच्चियों के जन्म के बाद से ही मिट्टी की खुदाई करके घर बनाने में लग गया था। वो पिछले 5 सालों से यही कर रहा था। उसकी दोनों बेटी 5 साल की हो गई थी और अभी भी वो जमीन के अंदर ही रह रही थी। अमरजीत, वापस गांव वालों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि तुमने उनसे झूठ बोला था कि तुम्हारे बच्चे नहीं बच पाए और वो बच गए थे, और तुम्हारी 3 बेटियां हैं जो कि अपने नाना के पास रह रही थी और अब वो यहाँ आई है। लाल परी एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। अमरजीत तीनों बच्चियों को गांव वालों के पास लेकर आता है और वही कहता है जो लाल परी ने कहा था। एक लाल, एक बहुत ज्यादा काली और एक बहुत ज्यादा गोरी लड़कियों को देख गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अमरजीत को मारने के लिए दौड़ते हैं। अमरजीत उन्हें रोकता है और कहता है, अरे अरे रुकिए, मेरी तीनों बेटियां बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी हैं। ये तीनों किसी भी बुरे चीज को भला बना सकती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है और मेरी बेटियां अगर उसे छू लेंगी तो वो सही हो जाएगा। अमरजीत की दोनों बेटियों के साथ लाल परी भी जाया करती थी। अमरजीत की दोनों बेटियां जहां जाती वहां अगर किसी को छू लेती थी तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता था, और ये सब लाल परी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। कई लोग ऐसे थे जो अमरजीत की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे भाइयों, अमरजीत हमें मूर्ख बना रहा है। इसकी बेटियों में कोई खास शक्ति नहीं है। सुनो, तुम दोनों उन आदमियों के पास जाओ और उन्हें छुओ। दोनों बच्ची उनके साथ पास आती है और उन्हें छूती है। उन दोनों की छूते ही सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। नहीं भाई, नहीं, हम गलत सोच रहे थे। अमरजीत की बेटियां तो सच में चमत्कारी हैं। एक दिन गांव में बकरे की बलि दी जाने वाली थी। ये देख लाल परी बकरे के अंदर घुस जाती है और तब बकरे के अंदर देवी आ जाती है और बकरा कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो देवी हूँ, मेरी बलि मत चढ़ाओ। ये सुन गांव वाले उस बकरे की बलि नहीं चढ़ाते हैं और उसके बाद गांव में जितने भी अंधविश्वास को माना करते थे वो सब बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे लोग काली गोरी में विश्वास करना बंद कर देते हैं और बिल्कुल आम लोग की तरह रहने लगते हैं। लाल परी भी वही उसी गांव में हमेशा के लिए रहने लगती है। परी और राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। राजा चंद्रचूड़ सिंह की एक ही बेटी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजकुमारी का नाम निहारिका था। निहारिका बहुत दयालु और पशु पंछियों को प्रेम करने वाली थी। मेरा भी एक भाई या बहन होता तो कितना अच्छा होता। इस बात को लेकर वह कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पंछियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचे के काफी अंदर चली गई। तभी उसने एक खून से लथपथ एक हिरण को देखा। राजकुमारी निहारिका का हृदय करुणा से भर गया और वो दौड़कर उस हिरण के पास गई। हिरण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम मेरी मदद कर सकती हो? राजकुमारी निहारिका हैरान हो गई। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था।
राजकुमारी हैरानी से उस हिरण को देखने लगी। हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं परी लोक की परी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी जादुई छड़ी चुरा लिया, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अपनी दुष्ट शक्तियों से हिरण में बदल दिया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने मुझे तीर से घायल कर दिया। मैं अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओह, यहाँ तो बहुत खून बह रहा है। रुको, मैं ये तीर निकाल देती हूँ। तुम ये तीर जल्दी से निकालकर मुझे गंगा जल पिला दो। मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरी शक्ति भी वापस आ जाएगी। राजकुमारी निहारिका ने हिरण के शरीर में लगा तीर निकाल दिया तथा अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरण को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ी। अचानक निहारिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। तभी राजकुमारी, आप इस हिरण को छोड़ दीजिए, ये मेरा शिकार है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिरण मेरी शरण में आया है, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राजकुमारी समझ गई थी कि ये वही तांत्रिक है जो तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ने लगा। तभी राजकुमारी, तुम सामने वाले पेड़ के 3 चक्कर लगाकर मुझे हवा में उछाल दो, मैं अदृश्य हो जाऊंगी और वो तांत्रिक जब मुझे नहीं देखेगा तो अपने आप वापस चला जाएगा। निहारिका ने वैसा ही किया। हिरण अदृश्य हो गया। कहाँ गया वो हिरण? मुझे नहीं पता, ये कहकर वो महल की तरफ बढ़ गई। महल में पहुंचकर उसने देखा कि हिरण वहीं झाड़ियों में बैठा था। राजकुमारी ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। राजकुमारी, तुम ये सब किसी से मत कहना, इस बात को तुम राज ही रखना। राजकुमारी हिरण को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और गंगा जल लाने के लिए चली गई। राजकुमारी निहारिका ने गंगा जल हिरण को पिला दिया। गंगा जल पीते ही हिरण की जगह एक अत्यंत खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। परी हवा में ही खड़ी थी। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी निहारिका की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक सुनहरी परी खड़ी है। प्यारी निहारिका, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गई थी। तुमने मुझे बचाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग लो। राजकुमारी निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बड़े भाई या बहन दे दो जो हमेशा मेरे साथ ही रहे और मेरे साथ खेले कूदे नृत्य करें। प्यारी निहारिका, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए एक उपाय करना होगा। आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगी। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपने बगीचे में रहने वाले नाग के जोड़े को 1 साल तक चांदी के कटोरे में दूध पिलाना होगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उनको दूध पिलाते हुए देख लिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ये उपाय जरूर करूँगी। आप तो मेरे साथ ही रहेंगी ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी। फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी निकाली और राजकुमारी को देते हुए कहा, इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा अंगूठी से कह देना, तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना कहकर वो परी लोग चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ आई। राजकुमारी उसी दिन से रोज अपने बगीचे में जाती और एक चांदी के कटोरे में दूध भरकर रख देती। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती। नाग नागिन सरसराते हुए आते और दूध पीकर अपने बिल में चले जाते। 1 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। राजकुमारी एक दिन जैसे ही उन नागों को दूध पिलाने के लिए दूध लेकर वहाँ पहुँची थी कि तभी एक सपेरा आया। उसने जैसे ही महल के बाहर अपनी बीन बजाई, नाग नागिन पेड़ की खोखल से निकलकर बाहर जाने लगे। ओह, अब क्या करूं? तभी उसने अपनी उंगलियों में से परी की दी हुई अंगूठी निकाली और झट से बोली, परी जल्दी आओ, इन नागों को रोकने में मेरी मदद करो। उसी समय परी हाजिर हो गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और नाग का जोड़ा वापस आकर दूध पीने लगा। राजकुमारी, तुम्हें नहीं पता, ये सपेरा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जो इन नागों की खोज में यहाँ आया है। अब क्या होगा? मैं अपनी ये जादू की छड़ी तुम्हें देती हूँ। जब भी कभी तुम्हें उस तांत्रिक के आने का पता चले, तुम उस पेड़ के चारों तरफ छड़ी से एक घेरा बना देना।
वैसे भी अब 1 साल पूरा होने वाला है। तुम्हारी तपस्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब ये छड़ी तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। ओह बिल्कुल, पर ये अंगूठी तो मेरे पास ही रहेगी ना। हाँ, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर परी आसमान में उड़ गई। एक दिन राजकुमारी बगीचे में दूध लेकर गई और एक कटोरा रख दिया। तब नाग नागिन आए और उन्होंने दूध नहीं पिया। आज क्या बात है, ये लोग दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? राजकुमारी, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई। तुम अपने महल में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्या मेरा कोई भाई या बहन आ गया? तुम खुद जाकर देखो। राजकुमारी भागती हुई महल में पहुंची तो राजा रानी की गोद में 2 बच्चे बैठे थे। मेरे बरसों से अधूरी इच्छा पूरी हो गई। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं? राजकुमारी, आपको तो अपने बगीचे में ही समय नहीं मिलता, इसीलिए हमने सोचा अब आपका मन लगाने के लिए आपको जीते जागते खिलौने दे दिए जाएं। राजकुमारी जानती थी कि ये परी की दया और उसकी तपस्या का ही फल है। वो मुस्कुराई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। कभी कभी वो अंगूठी से कहकर परी को बुलाना न भूलती थी।